देखिए बच्चों, गणित की आधारभूत प्रमेय से हम शुरुआत करेंगे कक्षा 10 के पहले टॉपिक से। अंगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है उसको शब्दों में ही लिखा हुआ है। प्रत्येक भाज्य संख्या, एक एक चीज को हम समझेंगे। प्रत्येक कौन सी संख्या? भाज्य। अब आपको हम बताते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट कौन सी होती है भाज्य संख्या? भाज्य संख्या वो होती है जिनके गुणनखंड खुद के अलावा भी होते हैं। जैसे 4 के अगर हम गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4, ये प्रक्रिया सबको आती होगी। 2 ही कम 4 को लिख दिया हमने, 2 गुणा 2। ठीक है, अगर हम देखें तो इस 4 का गुणनखंड 2 भी है और 4 का गुणनखंड खुद 4 भी है। किसी संख्या का गुणनखंड अगर कोई संख्या है तो वो उससे पूरी तरह विभाजित होती है। तो एक कोई संख्या खुद से पूरी तरह विभाजित होती है, 4 एकम 4। ऐसे ही अगर हम बात करें एक संख्या वाले ने 6, 2 दिया 6, 3 एकम 3। अगर ट्री बनाए इसका तो 6 के भाग हुए 2 और 3, ये इसके गुणनखंड। तो 6 भी स्वयं 6 का गुणनखंड है। तो इसके गुणनखंड कौन कौन हुए? 2, 3 और 6। ऐसे ही मान लो हमारे पास 2 है, 2 का गुणनखंड कौन है? 2 एकम 2। तो खुद 2 ही 2 का गुणनखंड है, लेकिन 2 के अलावा 2 का कोई गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है। अगर ये भाज्य संख्या होती तो खुद के अलावा भी इसका कोई ना कोई गुणनखंड होता। जैसे 6 का गुणनखंड 2 और 3 है, 4 का गुणनखंड 2 भी है और 4 से भी। ऐसे ही आप बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4। क्योंकि 4 से कम जो संख्या है 1, 2, 3, 1 को तो गिनो ही मत, ना वो भाज्य में गिनती आती है उसकी, ना अभाज्य में। 2 से शुरू करो। 2 कैसी होती है? भाज्य अभाज्य? भाज्य। 3, 4, 4 एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड 2 भी है और 4। 5 पर पहुंचोगे तो 5 का गुणनखंड 5 ही है। कैसी है? भाज्य अभाज्य? तो यहाँ पर एक नई चीज निकल कर आई, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई? 2, 3, 5, 7, 9। 9 3 से कट जाता है, तो 9 खुद से तो कट रहा है, उसके अलावा किसी और से भी कट रहा है। 11। ऐसे ही आप 1 से लेकर और 300 तक आज घर जाकर ढूंढोगे कि कौन कौन सी उसमें ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य। ठीक है, उसमें भी आप देखेंगे 3 और 5, इन दोनों का अंतर 2 है और दोनों ही अभाज्य हैं। कोई और जोड़ा बता सकते हो ऐसा? ऐसी अभाज्य संख्याएं जो लगातार क्रमागत हैं, जिनका अंतर 2 है और वो अभाज्य हो। अभाज्य भी हैं 15 और 17। गलत। 15 3 से कट जाता है। और बताओ? 5 और 7 बिल्कुल ठीक। और 17 19 बिल्कुल ठीक। और 11 13 वेरी गुड। और 29 31 ठीक है। 41 43। ऐसे ही आप इन्हें जो 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है, ये कहलाती है कोप्राइम। क्या कहलाती है? कोप्राइम। और अभाज्य संख्याओं में इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइम नंबर। और इंग्लिश में कोप्राइम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। जो 3 और 5 जो है ये कैसी संख्याएं हैं? क्योंकि इनका अंतर 2 है। ऐसे 5 और 7 सहभाज्य संख्या है क्योंकि इनका अंतर 2 है, क्रमागत है और दोनों अभाज्य। तो भाज्य आपको समझ में आ गई? अभाज्य समझ में आ गया? गुणनखंड सब जानते हैं? ठीक है, उसको बताने की आवश्यकता है? नहीं है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या वो जिसके गुणनखंड खुद के अलावा नहीं है, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। जैसे हमारे पास 6 था, 6 को हमने कितना लिखा? 2 गुणा 3। तो हमने इस 6 को 2 अभाज्य संख्याएं
2 और 3 के गुणनफल के रूप में लिख दिया, क्योंकि जो भी संख्या जिसके गुणनफल है। 4 को कैसे लिखा हमने? 2 गुणा 10 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 5। 12 को कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4 या 18 को कैसे लिखेंगे? 2 या 6 या। क्या कोई ऐसी भाज्य संख्या आप सोच सकते हो जिसको, ये देखो, इसको मैं 18 को ये भी लिख सकता हूँ 6 गुणा 3 और 2 गुणा 9 भी तो लिख सकता हूँ 2 गुणा 9। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? सर ये मतलब भाज्य संख्या ये जो 2 3 3 है, तीनों ही अभाज्य है। और 18 कैसी है? यहाँ 6 और 3 कैसे हैं? एक अभाज्य और एक, यहाँ पर एक अभाज्य। मान लो हम यहाँ पर ले लें हम 36, तो 9 चौक 36, या फिर लिखे हम इसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो हम देख रहे हैं कि 36 को 9 गुणा 4 लिखा, 9 भी भाज्य है, ठीक है। यानी हम किसी भी संख्या को जब लिख रहे हैं तो क्या क्या स्थिति उत्पन्न, या तो हम उसे गुणनखंड के रूप में जब लिख रहे हैं, जितने भी गुणनखंड हैं उनके गुणा के रूप में जब लिख रहे हैं, तो यहाँ पर कोई निश्चित नियम निकल के नहीं आ रहा, एक भाज्य एक अभाज्य एक अभाज्य एक भाज्य। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि किसी संख्या को केवल अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 36 को मैं यूं तो लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ नहीं? तो जब इतना यहाँ हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो हम देख रहे हैं 36 को हमने 9 गुणा 4 लिखा, ये भी भाज्य ये भी भाज्य। 18 गुणा 2 लिखा, ये भी भाज्य ये भी भाज्य। अगर हम आपसे कहें कि भाई 36 के गुणनखंड बताओ जो भाज्य होते हैं, तो ज्यादातर बच्चों के उत्तर अलग अलग आएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि 36 के को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख के दिखाइए। 36 यानी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जब लिखोगे तो सबका आंसर एक ही आएगा, है ना। लेकिन जब हम किसी भाज्य संख्या को भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में या भाज्य और अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया था, यहाँ भाज्य और अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है, तो सबके आंसर अलग अलग, क्योंकि ये तो छोटा नंबर है। अभी तो हम बड़ा नंबर लेंगे 48, 12 चौक 48, 16 3 48, ठीक है, 24 दूनी 48, ठीक है, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन अगर हम 48 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें, तो फिर सबका आंसर एक ही आएगा। लिख के देखो, सब लोग करो 48 के गुणनफल। हाँ, सब लोग 48 के जो संख्या है इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखो। और तरीका क्या होता है, यहाँ से शुरू करते हैं काटना, 2 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, जब तक 2 से कट रहा है तब तक 2 से काटते रहो, उसके बाद फिर 2 से कट रहा है, अब नहीं कट रहा, ठीक है। एक को हम लेंगे नहीं, क्योंकि हम केवल अभाज्य गुणनफल के रूप में, तो फिर हमारा ये 48 आया, वो शायद सभी का उत्तर ये आ गया। तो नियम तो कोई बनता है जो सभी के लिए सही हो, ठीक है, बन गया नियम। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये यही वाली बात को इसने शब्दों में लिख दिया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, दुनिया की कोई भी भाज्य संख्या ले लीजिए, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जाता है। और क्या बात है नहीं इसमें? क्या आप ऐसा कर सकते हो, इसे लिख दो 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। गलत हो रहा है क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 क्या होता है, ठीक है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? क्यों? 3 को एक बीच में लिख दिया, क्या ऐसा कर सकते हैं? 3 को यहां लिख दें? नहीं सर, क्रम बदल जाएगा, उत्तर तो हो जाएगा। क्या क्या गड़बड़ हो जाएगा? नहीं, ये तो हमने गुणनखंड निकालने के लिए प्रक्रिया अपनाई, और ये आ गया, इन सबकी गुणा करके कितना आ रहा है? 48। तो क्या इन संख्याओं के क्रम बदलने से इनका गुणनफल 48 नहीं आएगा? ये भी 48 ही आ रहा है,
ये भी 48 ही आ रहा है। फिर लिख दो 2 गुणा इस बार 3 यहाँ लिख दो। क्या उत्तर में कोई अंतर आया? नहीं आया ना? इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी भाज्य संख्या को जब हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो वो क्रम पर निर्भर नहीं करता। चाहे कोई अभाज्य संख्या पहले लिखो गुणनफल क्रम में, चाहे कोई अभाज्य संख्या बाद में। 6 को लिखेंगे 6 को लिखेंगे 2 × 3 2 3 = 6, या 6 को लिखेंगे 3 × 2 आपका तो हो जाना। ठीक है, 3 × 2 = 6 और 2 × 3 = 6। यानी क्रम बदलने से जब हम भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं या गुणनखंड करते हैं अभाज्य संख्याओं में किसी भाज्य संख्या का, तो उन अभाज्य संख्याओं का जो क्रम है उसमें आप परिवर्तन करो तो उससे उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी तो यही कर रहा है। लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? यहाँ 48 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 2 और 3। अभाज्य गुणनखंड तो 2 और 3 ही है। सुन में आ रही बात? अभाज्य गुणनखंड तो 2 और 3 ही है। अब इसके गुणनखंड क्या है ये अलग मुद्दा है, और अभाज्य गुणनखंड शब्द का प्रयोग किया वो एक अलग मुद्दा हुआ। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं 12, तो 12 के 18 जैसे ले लिया, तो 18 के जो गुणनखंड है वो 6 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 9 भी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 18 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, सबका आंसर एक ही आएगा। जब भी शब्द अभाज्य जुड़ जाएगा आपका सबका आंसर एक आना शुरू हो जाएगा। यानी ये एक महत्वपूर्ण चीज हो गई अभाज्य। इसीलिए तो ये प्रमेय कह रही है ये प्रमेय यही कह रही है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का मतलब एक ही होते हैं, आपके आंसर अलग अलग नहीं आएंगे। ये अद्वितीय का मतलब है यूनिक। क्लियर हो गई बात? ये बिल्कुल दिमाग में बैठ गई चीजें। कौन से प्रमेय बताई हमने आपको? अंगगणित की नमस्कार आ जाइए अंगगणित की आधारभूत प्रमेय। चलिए इसका एक उदाहरण, इसका कैसे हम प्रयोग करते हैं उस पर बात करेंगे। तो हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की। प्रश्न 5 ये कहता है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। फटाफट आप अपनी किताब से लिखिए, नहीं तो यहाँ से लिखिए जो लोग किताब में लाए। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो जाती है। कोई भी चीज मुश्किल तब तक है जब तक हमारी समझ में ना आए। ठीक है, देखो इसका आंसर करते हैं हम इसकी जांच करें कैसे होगी जांच, लेकिन बोर्ड पे लिखा रहेगा। जब हम समझाना शुरू करें तो बोर्ड की तरफ देखना शुरू कर दें। हमारे पास है संख्या 6 की घात n, यानी 6 टू द पावर। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 पे ब्रैकेट लगा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर हम ऐसे लिख दें तब कोई दिक्कत है। और फिर इसमें हम इसे ऐसे लिख दें, क्योंकि गुणा में तो घात अगर है तो दोनों का बढ़ जाएगी। तो हम कुल मिला के 6 टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n, यानी 2 की घात n गुणा 3 की घात n। ये कुछ अपने पास से तो नहीं किया है ना, सब अपने आप आया है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है
कि 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 2 और 3। स्पष्टतया 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 2 और 3। केवल कौन है? 2 और 2 और 3 है। चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठे रात के 3 बजे और 3 बजे उठ के वो 6 के गुणनखंड करने शुरू करे, मुहूर्त निकाल के, पंडित जी से निकलवाए मुहूर्त कि भाई कौन सा समय सबसे बढ़िया है, इसमें कोई ग्रहण नहीं लग रहा, सारे जो सितारे हैं वो हमारे फेवर में हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 6 की घात n के गुणनखंड 2 और 3 के अलावा कुछ और आ जाए? हो सकता है नहीं? अब इस बात की गारंटी लेगा कौन? हर कोई तो नहीं मानता मुहूर्त को, इसकी गारंटी लेगी ये प्रमेय, क्योंकि यही प्रमेय ये कह रही है कि गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना कैसे होते हैं अभाज्य गुणनखंड? कैसे होते हैं? अद्वितीय, केवल एक ही होते हैं। यानी जब हमने ये गुणनखंड निकाल लिया, इसका मतलब अंकगणित की कैसी प्रमेय? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं इसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से 6 की घात n के गुणनखंड कैसे होंगे? अद्वितीय होंगे। कैसे होंगे? अद्वितीय का मतलब यूनिक होंगे, यूनिक मतलब एक ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। अतः 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 नहीं होगा, क्योंकि हमें ये बताना है कि 6 की घात n कहाँ समाप्त हो जाए? 6 की घात 1 निकालने 6 आ गया, 6 की घात 2 निकालने 36 आ गया, 6 की घात 3 निकालने 2 16 आ गया। ऐसे 6 की घात हम निकालते जाएं तो क्या कभी ऐसा होगा कि 6 की घात 20, 50, 180, 1,50,000 करने पर जो उत्तर है उसके अंत में 0 आ जाए? दुनिया में किसी भी संख्या के उत्तर में अगर 0 आ रहा है तो उसका गुणनखंड 5 जरूर होगा। जो संख्या के लास्ट में 0 आएगा वो 10 से कटेगी, और 10 से कटेगी तो इसका मतलब उसका गुणनखंड कौन होगा? 5। यहाँ पर इसका गुणनखंड कौन है? केवल 2 और 3। और फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय गारंटी ले रही है कि 6 की घात n के गुणनखंड कैसे होते हैं? अद्वितीय होंगे। इसका मतलब कौन कौन होंगे? केवल 2 और 3 के गुणनखंड केवल कौन कौन होंगे? 2 और 3 होंगे, जो कैसे होंगे? अद्वितीय। और बात साफ, इसका मतलब 2 और 3 के अलावा इसके कोई गुणनखंड नहीं। इसका मतलब 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं होगा, और जब 5 नहीं होगा अतः 6 की घात n कभी भी 0 पर खत्म नहीं होगा। ठीक है, 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही हमें सिद्ध करना था। आप सोच रहे हो कैसे मैथमेटिक्स आ गई है, यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। समझ में आ गया? कुछ नहीं किया, खाली जो तुमने 9वीं में मैथमेटिक्स पढ़ी है वो मैथमेटिक्स नंबर वाली मैथमेटिक्स, यहाँ पर आपके दिमागों को परखा जाएगा कि आपके सोचने की क्षमता कितनी है। आप गणित को किस तरह से देखते हो? क्या सवालों के रूप में गणित को देखते हो, या आप कुछ विशेष भी गहराई में जाके चीज़ों को सोचते हो? तो यहाँ से आपकी गहराई में जाके सोचना शुरू करना आपको सीखना होगा। नई चीज़ है, पहले प्रमेय पढ़ेंगे और फिर उस प्रमेय के आधार पर हम उन चीज़ों को खोद के निकालेंगे कि इस प्रमेय का प्रभाव कहाँ कैसे होता है। नोट करिए, इसके बाद आगे होता है।